हेलो दोस्तों। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8 NCERT पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहाँ पर अध्याय 8वां है। यहाँ पर हम लोग हास्यागढ़ से निपटना अध्याय को पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले पिछले अध्याय में यानी अध्याय 7 में हास्यागढ़ के अर्थ को जाना था। हमने वहाँ पर उन कारकों को भी जाना था जिनकी वजह से किसी समुदाय के साथ या व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव होने के चलते वो व्यक्ति या समुदाय जो है हास्याकृत समुदाय बन जाता है। तो उनके बारे में भी हमने जाना था। हमने वहाँ पर कुछ ऐसे समुदायों की भी बात की थी जो कि हास्याकृत समुदाय हैं। तो हमने वहाँ पर ST के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, और माइनॉरिटी के बारे में यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा अध्याय है ये 7वें अध्याय का ही अगला भाग है। यानी पिछले अध्याय में हमने हास्यागढ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो जाना था। इस अध्याय में हम हास्यागढ़ से निपटने के जो संवैधानिक प्रावधान है वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानेंगे कि सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर हास्यागढ़ की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से ऐसे कानून बनाए हैं जो इन समुदायों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, जब किसी समुदाय के साथ या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक भेदभाव होता है, लंबे समय तक उसे बार बार ये फील कराया जाता है कि तुम निचली जाति के हो या तुम्हारी हैसियत हमारी बराबरी की नहीं है, तो उसके अंदर भी कुंठा का भाव उत्पन्न होने लगता है। वो भी अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी जो स्थिति है उसमें बदलाव आए। यानी ऐसा नहीं है कि जो हास्याई समुदाय जिन्हें आज हम लोग कहते हैं या उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी प्रयास किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जो हास्याई समुदाय हैं उन्होंने अपने साथ इतिहास में जो भी भेदभाव हुआ है उस ऐतिहासिक भेदभाव से निकलने के लिए उन्होंने भी प्रयास किए, उन्होंने भी अपने हालात बदलने के प्रयास किए। जैसे कुछ लोगों ने जो है धार्मिक सांत्वना के जरिए, आपने पढ़ा होगा भक्ति आंदोलन के दौरान कई ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जो कि संत बन गए थे, जिन्होंने समाज में समानता और बराबरी की बात कही थी। इसके अलावा यहाँ पर उच्च वर्गों के जो विशेषाधिकार हैं उनको चुनौती दी थी। तो कई ऐसे व्यक्ति भी हैं। कुछ लोगों ने जो है इस समस्या से लड़ने के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। जैसे आपने भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में सुना होगा, जिसमें कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के जो सैनिक हैं, महार जाति से बिलोंग करने वाले सैनिक हैं, इन्होंने पेशवा की सेना को हराया था। कुछ लोगों ने जो है समय के साथ क्या है खुद को परिष्कृत किया, खुद को सुधारा, खुद में बदलाव लेकर आए, शिक्षित हुए। इस बात के सबसे बड़े एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने जो है आत्म परिष्कार शिक्षा के जरिए समाज में जो अपना दर्जा है वो सही करने की कोशिश की, अपने समाज का उत्थान करने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने जो आर्थिक बेहतरी के जरिए कोशिश की कि कैसे भी करके समाज में जो भेदभाव है उसको मिटाया जा सके, हमें भी समाज में सम्मान मिल सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हास्याई समुदायों ने सुधार का प्रयास किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी चीज़ें जो थीं वो बदली नहीं। यानी जो हमारे समाज में फैली कुप्रथाएँ हैं या वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है वो आज़ादी के बाद भी चली आ रही है। और आज भी इन समुदायों को संविधान बन जाने के बाद भी, कानून बन जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी आज भी संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। यानी जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से अब ये है कि यहाँ पर अब किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो संवैधानिक आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप लोग जानते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही, फिर औपनिवेशिक शासन आ गया, और औपनिवेशिक शासन भी एक तरह से क्रूर शासन था। वहाँ पर भी निचले तबकों को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले थे। अब ये है कि यहाँ पर हमारा एक संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, जहाँ पर भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है। तो हमारे पास अब ये प्रावधान है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान और महिलाएं एवं जो अन्य हास्याई समूह हैं इस समान अधिकारों और सुरक्षा के लिए संविधान का सहारा ले रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हमारे पास संविधान है, और हम अब अगर किसी बराबरी की या अपने अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान में दिए गए अधिकारों के आधार पर ही करते हैं। देखिए, यहाँ पे दलित शब्द का मतलब बताया गया है कि दलित का मतलब क्या होता है। दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। यानी ऐसे समुदाय या ऐसी जातियाँ जो इतिहास में सदियों से दबी आ रही हैं या सदियों तक इनका शोषण किया गया है, तो वो व्यक्ति अपनी पहचान जो है दलित के रूप में कहलाते हैं, यानी अपनी पहचान दलित के रूप में पेश करते हैं। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। यानी इस शब्द के जरिए वो ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो ये जताना चाह रहे हैं कि इतिहास में सदियों तक उनके साथ भेदभाव हुआ है।
तो ये दलित शब्द इन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर दलित शब्द जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, यानी संविधान बन जाने के बाद एक शब्द डिफाइन हुआ संविधान में, अनुसूचित जाति, जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उन तबके के लोगों को दलित कहा जाता है। देखिए यहाँ पर उन प्रावधानों के बारे में बात की गई है जिसके जरिए हाशियाई समुदायों ने अपने आप को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया है, अपने आप के उत्थान का प्रयास किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है और लोकतांत्रिक संविधान में भारत के हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे मौलिक अधिकार मिले हैं। अगर उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति जो है आगे जाकर कार्रवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है। तो जो हाशियाई तबके हैं इन्होंने मौलिक अधिकारों का जो इस्तेमाल है ये मुख्य रूप से दो तरीकों से किया है। सबसे पहले इन्होंने मौलिक अधिकारों के जरिए इनके साथ जो भेदभाव सदियों तक होता आया था, जो जाति होती आई थी, उसकी ओर ध्यान इंगित कराने का प्रयास किया। यानी इन्होंने अन्याय की ओर ध्यान खींचा, सरकार को मजबूर करना कि वह उनके साथ हुए अन्याय पर ध्यान दे। और अगला तरीका चुना कानून लागू करवाना। देखिए हाशियाई समुदायों ने सरकार पर यह दबाव बनाया कि वो संविधान की भावना के अनुरूप नए कानून बनाए और जो मौजूदा कानून हैं उनको सख्ती से लागू करे ताकि हाशियाई समुदायों को भी बराबरी और सम्मान का हक मिल सके। यदि दलितों को ये लगता है, यानी हाशियाई समुदायों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में ये बात बोली गई है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के दूसरे भाग में ये बात भी कही गई है कि किसी भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक कुएं हों, रेस्टोरेंट हैं या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर उसकी एंट्री डिनाई नहीं होगी। जैसे अंग्रेजों के समय में था कि भारतीयों कुत्तों को यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, आपने सुना भी होगा, कई मूवियों में देखा भी होगा। तो अब जो है कोई भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भारत का किसी भी तबके का नागरिक जा सकता है, चाहे वो दलित हो, अनुसूचित जनजाति का हो, माइनॉरिटी हो, सवर्ण हो, कोई भी तबके से आने वाला हो, वो वहाँ पर जा सकता है, उसे एक्सेस है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उल्लंघन कर दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत की भावना रखता है तो उस पर कार्यवाही होगी, उसको कठोर दंड दिया जाएगा। तो अब छुआछूत जो है एक दंडनीय अपराध है। और छुआछूत आया कहाँ से ये भी आप जानते हैं। हमारे समाज में व्याप्त जो जाति व्यवस्था है ये उसी की देन है। जाति व्यवस्था में कुछ जातियाँ जो हैं अपने आप को ऊपरी पायदान पे मानती हैं और जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे जो जातियाँ हैं उन्हें अछूत माना गया और उनके साथ इस तरह का सदियों से भेदभाव होता आया। तो इसी वजह से हमारे संविधान में आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसको जारी रखता है, इस प्रथा को जारी रखने के लिए वकालत करता है, तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी अल्पसंख्यक हैं, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, या फिर जो भारत में मौजूद जो अन्य समुदाय हैं जो कि अल्पसंख्यक में हैं, इनको भी संविधान के अनुच्छेद 29-30 के जरिए अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि जो बहुसंख्यक समाज है वो इनकी संस्कृति और भाषा को नष्ट ना कर दे। कई बार आपने सुना होगा, कई बार बहुसंख्यक समाज ये कोशिश करता है कि माइनॉरिटी को दबा लिया जाए। जैसे भारत के संविधान में तो भारत के हर व्यक्ति को बराबर माना गया है, जबकि आप अन्य देशों के संविधान को उठाकर देखें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान को उठाकर देखें, बांग्लादेश को उठाकर देखें तो वहाँ पर माइनॉरिटी की जो दशा है बहुत ही ख़राब है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सभी को बराबर मौलिक अधिकार मिले हैं। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को ये मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि जो बहुसंख्यक समुदाय है वो इनको दबाने ना पाए, इनके कल्चर को या इनकी भाषा को खत्म ना कर दे। इसके अलावा सरकार हाशियाई तबकों के लिए कानून भी बनाती है। देखिए, कानून बनाने का कारण यह है कि संविधान में जो दिए हुए प्रावधान हैं, अगर वो प्रावधान ग्राउंड लेवल पर यानी धरातल पर अगर लागू नहीं होते हैं तो फिर संविधान के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और मान लीजिए नागरिकों के बीच में इन कारणों की वजह से भेदभाव हो रहा है, तो इन्हें रोकने के लिए, इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, कानून बनाती है ताकि जो अनुच्छेद 15 के जो प्रावधान है वो धरातल पर लागू हो सकें।
तो सरकार जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनों के साथ साथ विशेष नीतियां और योजनाएं लागू करती है। देखिए, नीतियां जो है ये भविष्य की एक कार्य योजना होती है कि भविष्य में हमें क्या करना है, भविष्य में हमें कौन सा लक्ष्य अचीव करना है। तो सरकार क्या करती है, ये नीतियां या योजनाएं बनाने के लिए किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण के नतीजे जो होती हैं उनको एनालिसिस करती है और उनके आधार पर इनके लिए नीतियां या योजनाएं बनाती है। जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी होगा, 7वें अध्याय में, कि जो मुस्लिम समाज है उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। तो सच्चर समिति ने अपनी जो अनुशंसाएं दी थी उसके आधार पर सरकार ने बाद में उस समुदाय को लेकर जो भी अपनी नीतियां या योजनाएं वो बनाई थी। तो सरकार जो है हाशियाई तबकों को समान अवसर देने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम करती है। एक तो है कल्याणकारी योजनाएं लागू करके, यानी जो हाशियाई समुदाय हैं इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। जैसे जो दलित या आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं, चूंकि ये दलित और आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं ये गरीबी वाले बैकग्राउंड से आते हैं, यानी इनके घरों में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और अगर शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी होगी तो ये शिक्षा पूरी भी नहीं कर पाएंगे, दाखिला नहीं ले पाएंगे। कई बार ये भी होता है इनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि ये दूर दराज शिक्षा ले सकें। तो सरकार क्या करती है, इनका जो है स्कूल कॉलेजों में मुफ्त में एडमिशन करवाती है, फ्री में इन्हें पढ़ाती है, या फिर इनकी जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। अगर ये घर से दूर हैं तो इन्हें छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि ये लोग आराम से अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इन्हें प्रावधान दिया गया है वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। देखिए, कई लोग आरक्षण को लेकर बटे हुए हैं, कई लोगों की आरक्षण को लेकर अलग अलग राय है। अभी मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको आरक्षण क्यों रखा गया देश में, इसका जवाब इसी अध्याय में आगे चलकर मिल जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्हें लगता है कि आरक्षण बहुत गलत दिया गया है, आरक्षण होने से भेदभाव बढ़ गया। लेकिन अगर आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके मर्म को जानेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरक्षण गलत नहीं दिया गया, आरक्षण देने के पीछे भी एक वजह थी। तो शिक्षा संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून इसी तर्क पर आधारित है कि सदियों से ये वंचित रहे समूह हैं और इन समूहों को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। आप लोग जानते ही हैं कि इन्हें लंबे समय तक इतिहास में भी शिक्षा से और जो मूलभूत अधिकार हैं उनसे वंचित रखा गया है। तो इन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, जो भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर इनकी कुछ सीटें रिजर्व की हैं, सरकारी नौकरियों में भी इन्हें आरक्षण दिया है ताकि ये लोग भी प्रगति कर सकें, इनके समाज से भी कुछ लोग आगे बढ़ सकें। आरक्षण की जो कार्यप्रणाली है कैसे काम करती है, तो यहाँ बताया गया है कि आरक्षण कैसे वर्क करता है। तो देखिए, आरक्षण को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और देश भर की जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकार, इनके पास SC यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या फिर पिछड़ी और जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो हैं, इनकी अपनी अपनी सूचियाँ होती हैं। जैसे अनुसूचित, मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे A राज्य में एक SC कम्युनिटी की सूची है, उसमें उस राज्य की 20 जातियाँ जो है SC में आ रही हैं, 30 जातियाँ जो है ST में आ रही हैं, है ना। OBC में 10 जातियाँ या 20 जातियाँ आ रही हैं, OBC में आ रही हैं। इस तरह से हर राज्य के पास सूची होती है SC, ST, OBC की, कि कौन कौन सी जातियाँ SC में रखी गई हैं, कौन सी ST में हैं, कौन सी OBC में हैं। अब यहाँ पर जो भी आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं, आवेदक हैं, उन्हें लाभ कैसे मिलेगा। तो अगर आपकी जाति, जिस जाति से आप संबद्ध हैं, अगर आप SC या ST में आते हैं तो आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो उम्मीदवार है इसको अपनी जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र सबूत के तौर पर देना अनिवार्य है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। यानी इसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है, जो भी रिजर्वेशन वाली सूची है, SC ST की सूची है, उसमें आपकी कास्ट आनी चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कॉलेजों में कैसे आरक्षण दिया जाता है या जॉब में कैसे इन्हें आरक्षण मिलता है, उसका भी यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की बात करें या फिर जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनकी बात करें, तो वहाँ पर जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें कट ऑफ यानी न्यूनतम अंक की एक सीमा तय की जाती है। और न्यूनतम अंक की सीमा जो है, इनके न्यूनतम अंक की सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में थोड़ी कम होती है। जैसे मान लीजिए एक 100 नंबर का पेपर बनाया गया है, अब 100 नंबर के पेपर में जनरल की कट ऑफ रखी गई 80, तो वहीं SC की कट ऑफ रख दी गई 60। यानी अगर कोई व्यक्ति SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अगर वो 60 या 60 से एवं नंबर लेकर आता है तो उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही प्रोसेस चलती है
इन कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे जो पेशेवर संस्थान हैं, इनमें एडमिशन के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है और यहाँ पर केवल वही छात्र प्रवेश पाते हैं जो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके जो न्यूनतम सीमा है यानी जो कट ऑफ है उसको पार करते हैं। सरकार जो है इन समुदायों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी देती है, यानी इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब यहाँ पर मूलतः जो है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है कि इनके लिए विशेषतः कौन से कानून बनाए गए हैं जिससे कि इन समुदायों के लोगों की रक्षा हो सके। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि हमारे समाज में दलित और आदिवासी जो समुदाय हैं इनका जमकर शोषण हुआ है, इन पर जमकर अत्याचार भी हुए हैं और आज भी आपने देखा होगा अखबार वगैरह में, न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि एक गांव में दलित की बारात नहीं निकलने दी, दलित दूल्हे को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया। कुछ जगहों पर आप ये भी सुनते होंगे कि किसी दलित बच्चे ने शिक्षक की बोतल छू ली, पानी की बोतल पकड़ ली, उस आधार पर उसकी बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। इस तरह की जो घटनाएं आप सुनते हैं वो इसी बात की निशानी है कि इन समुदायों के साथ सदियों से भेदभाव हुआ है। यानी आज अगर इन समुदायों को लेकर लोगों के मन में जो धारणा बनी हुई है वो हमारे ऐतिहासिक जो परंपरा है उसी का परिणाम है, यानी एकदम से नहीं बनी है। भाई, दलितों को लेकर आपका जो नज़रिया है, आपके अंदर ये पूर्वाग्रह बना हुआ है, वो एकदम से तो नहीं बना हुआ है। भाई, आपके पुरखों से जो विरासत में मिला उसी के अकॉर्डिंग आपने एक मान लिया कि ये हमसे नीचे हैं, ये अछूत हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देखते भी होंगे कि अक्सर मीडिया में, अखबारों में आता रहता है कि दलितों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं। ये संविधान लागू होने के बाद भी, जो संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून बने हैं उनके बाद भी आज भी अत्याचार हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी सरकार और जो संविधान है ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये समुदाय जो हैं इनको बचाया जा सके। तो हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही इसको लेकर विवाद भी होता है। खास करके सवर्ण लोग ये मानते हैं कि जो SC/ST कानून है ये गलत तरीके से सवर्णों को फंसाता भी है, ऐसा लोगों की धारणा भी है और कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989, इस कानून को जानेंगे कि ये कानून है क्या, किन परिस्थितियों में सरकार को ये कानून बनाना पड़ा, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे। देखिए, इस कानून का जो निर्माण है ये 1989 में दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए किया गया था। अब आप लोगों के मन में आएगा कि दलित और आदिवासियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता था। उसके लिए यहाँ पर हम एक कहानी है, पहले वो कहानी आपको सुना देते हैं। एक केस स्टडी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रत्नम का संघर्ष। ये कहानी जो है, ये मैंने इसके बारे में जब डीपली सर्च किया, ये कहानी जो कर्नाटक की है। कर्नाटक का एक गांव है जकमालगुर, उस गांव की ये कहानी है। कहानी है क्या वो भी आप जान लीजिए। कर्नाटक में या साउथ में, वहाँ पर क्या है कि जो ग्राम है, जो भी ग्राम है, ग्राम का मतलब गांव है, उन गांव में कुछ कुछ सालों पर उत्सव होते हैं जिनको ग्राम उत्सव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जकमालगुर गांव है, यहाँ पर भी एक ग्राम उत्सव हो रहा है और ये जो है इस गांव में हर 5 साल में होने वाला उत्सव है जो कि ग्राम देवता से संबंधित है। ग्राम देवता को खुश करने के लिए उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, इस उत्सव में एक जाति आधारित रस्म है। रस्म क्या है, यहाँ पर जब ये ग्राम देवता वाला उत्सव होता है, ग्राम उत्सव जब होता है, तो इस ग्राम उत्सव के लिए आसपास के 20 गांव के, यानी यहाँ पर इस गांव के साथ साथ 19 अन्य गांव के पुजारी बुलाए जाते हैं। वो व्यक्ति यहाँ आते हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए और ये 20 के 20 व्यक्ति एक कतार में बैठ जाते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पे जो दलित व्यक्ति है, ये दलित व्यक्ति इन 20 गांव के पुजारियों के पैर धोता है और जो पैर धोने वाला जो पानी होता है, जिसको धोवन बोलते हैं, वो पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और वो उस पानी से स्नान करता है। ये यहाँ परंपरा चली आ रही थी और ये काम जो है पीढ़ियों से रत्नम का परिवार करता आया था। यानी उसके बाबा ने किया, उसके पापा ने किया, वो करते आए। बेचारे मजबूरी बस, अशिक्षा बस या दबाव की बस वो करते आए। अब चूंकि रत्नम जो है ये पढ़ लिख गया है, इंजीनियरिंग का छात्र है, अब इसकी बारी आ जाती है। भाई, इसके पिता मान लीजिए एक्सपायर हो गए हैं, अब उस जाति में अब यही एक घर बचा है और ये बच्चा है, अब ये पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग में है, अब इसकी बारी आती है। तो इससे उस गाँव के लोग कहते हैं कि आप ग्राम उत्सव में शामिल होने आए, जो परंपरा है उसका पालन करें। तो ये रत्नम जो है ये कहकर मना कर देता है
कि ये जो परंपरा है उसकी जाति की वजह से उस पर थोपी गई है और ये अपमानजनक परंपरा है। यानी ये कहता है कि भाई हमें आप मंदिर में तो घुसने नहीं देते हो और आप इस परंपरा को महिमा मंडित कर रहे हो कि ये सम्मान का विषय। किस बात का सम्मान है भाई? यहाँ पर ये कहानी ये है कि यहाँ पर दलितों को मंदिरों में नहीं एंट्री है, लेकिन इस परंपरा के लिए दलितों से काम लिया जा रहा है, दलितों का अपमान किया जा रहा है। भाई आप इमेजिन कीजिए किसी के गंदे पानी, यानी आपकी बॉडी का निकला हुआ पानी, आप जिस पानी से मान लीजिए सुबह नहाते हैं और वो पानी स्टोर कर लिया जाए और आप किसी और व्यक्ति से बोलें आप इसी पानी से नहाओ, यानी हमारा यूज किया हुआ जो पानी है इस पानी से आपको नहाना है, कितना भद्दा लगेगा। और यहाँ पर तो 20 व्यक्तियों के पैर धोकर जो पानी इकट्ठा किया गया उससे नहाना है। तो यहाँ पर रत्नम यही तर्क देता है कि भाई आप हमें मंदिर में तो जाने नहीं देते हो, जब मंदिर में नहीं जाने देते हो तो इस प्रथा का मतलब क्या हुआ? आप किस सम्मान की बात कर रहे हो? भाई अगर बराबरी का अधिकार मानते हो, सम्मान का अधिकार मानते हो तो मंदिर में जाने देते, आप मंदिर में नहीं जाने देते हो तो मतलब ही नहीं बनता है। इस बात से वहाँ की जो सवर्ण जाति, उच्च जातियाँ हैं वो नाराज हो जाती हैं और ये दबाव बनाती हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये उसके समुदाय के जो और लोग हैं और जो दलित लोग हैं उनको भी डराती धमकाती हैं कि इस बच्चे से कहो कि हमारी बात मान ले और नहीं बात मानेगा तो तुम्हारी पूरी बिरादरी को भुगतना पड़ेगा। अब चूंकि जो दलित जाति के उस गांव में लोग हैं वो कमज़ोर हैं, वो लोग जो हैं गरीब हैं और जो उच्च जाति के लोगों के यहाँ वो खेतों में काम करते हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अब उन्हें डर ये है कि कुछ विवाद बढ़ेगा तो भाई जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो हमें काम से निकाल देंगे, काम पर नहीं रखेंगे, अत्याचार करेंगे। भाई वहाँ पे दबंग टाइप के लोग हैं अपर कास्ट वाले। तो इस वजह से उसकी कम्युनिटी के लोग जो हैं, दलित कम्युनिटी के लोग जो हैं, रत्नम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। एंड में स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि यहाँ पर जो उच्च जाति के लोग हैं एक पंचायत बिठाते हैं और पंचायत में ये घोषणा करवाते हैं कि रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। सामाजिक बहिष्कार का मतलब होता है जैसे अपने कहा बोला जाता है उत्तर भारत में हुक्का पानी बंद करना। आसान शब्दों में ये है कि आप जैसे एक परिवार गांव में है, एक जाति के एक गांव में 10 परिवार हैं और यहाँ पर एक परिवार सेपरेट कर दिया गया तो इसके घर में कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन में ये बाद बाकी 9 घरों के लोग नहीं आएंगे जाएंगे, या इनके घर में कोई फंक्शन होगा तो इन्हें नहीं बुलाया जाएगा, इनके शादी विवाह में शामिल नहीं होंगे लोग, किसी भी कैजुअलिटी में शामिल नहीं होंगे, कोई डेथ वगैरह हो जाती है वहाँ पे शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह का जो क्रिया होती है इसको सामाजिक बहिष्कार बोला जाता है। आपने सुना होगा, अपने उत्तर भारत में भी कई जगह होता है, जैसे कुछ ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर भी आज भी अपने उत्तर भारत में ये परंपरा बनी हुई है। लोग कहते हैं हमने एकदम इन्हें छोड़ दिया, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो वहाँ पर क्या होता है, रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करवा दिया जाता है। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इतने पे भी सवर्ण जो व्यक्ति हैं, उच्च जाति के जो व्यक्ति, उन्हें मतलब तसल्ली नहीं मिलती, उन्हें लगता है कि ये तो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई इसने। तो ये लोग क्या करते हैं, दबंगई से इसकी जो झोपड़ी जला देते हैं। क्योंकि रत्नम पढ़ा लिखा है तो रत्नम जो है अपने अधिकारों को लेकर, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर खुलकर आवाज़ उठाता है। और रत्नम जो है ये SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, इसके तहत उच्च जाति के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। हालांकि मीडिया को भी ये बात पता चलती है और मीडिया में जब ये मामला पहुंच जाता है तो मीडिया भी कवरेज करती है, गांव में पहुंचती है। उसके बाद ये विवादित जो रस्म है ये बंद हो जाती है। लेकिन चूंकि रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था तो रत्नम के परिवार को गांव छोड़ना पड़ जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से जो निचली जातियां हैं उन पर भेदभाव हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ अत्याचार हुए हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, वो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया था तो मुझे बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि आप भी ये जान सकें कि वास्तव में ऐसा कुछ होता था। और ये प्रथा भी साउथ की है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि साउथ जो है परंपरा को लेकर बहुत समृद्ध है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है साउथ परंपरा को लेकर समृद्ध नहीं है। साउथ में उतना ही अंधविश्वास भी है। साउथ में एक परंपरा और थी, इसको मदे स्नान कहा जाता है। मदे स्नान भी एक कर्नाटक की परंपरा है। दक्षिणी कर्नाटक के जिले का एक मंदिर है, कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर है, यहाँ की परंपरा है। परंपरा क्या है? परंपरा में यह है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले भोजन जो करते हैं और भोजन के बाद उनकी जो झूठी पत्तलें होती हैं, जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि दावत के बाद झूठी पत्तलों को इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो उनकी पत्तलें वहीं पर पंक्ति में छोड़ दी जाती हैं और उनकी झूठी पत्तलों पर दलित या जो अन्य पिछड़े समुदाय के लोग हैं ये जमीन पर लेटकर लुढ़कते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये पुराने इमेज हैं, दिख पा रहे हैं। नीचे पत्तलें पड़ी हुई हैं, केले के जो पत्ते दिख रहे हैं। साउथ में केले के पत्ते इस्तेमाल होते हैं दावत वगैरह में, अपने यहाँ तो नहीं होते हैं, लेकिन साउथ में आपने देखा होगा केले के पत्तों पर ही दावत अमूमन दी जाती है। तो ये लोग जो है ब्राह्मणों के खाए हुए पत्तल पर ये लोग लौटते हैं
एक और आप इमेज देख लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे, केले के पत्ते हैं खाए हुए, इन पर ये लोग लौट रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए किस स्तर का ये अंधविश्वास है, किस स्तर का पाखंड है। मान्यता क्या है इसके पीछे? ये मान्यता यहाँ एक झूठी फैलाई हुई है, लोगों के मन में एक अंधविश्वास बैठाया गया है कि इस पर लौटने से जो त्वचा संबंधी बीमारियां हैं जैसे कोढ़ या खुजली, ये ठीक हो जाती हैं और उनके पाप धुल जाते हैं, और इसे मन्नत पूरी करने का एक तरीका माना जाता है। अब देखिए, मेरा एक प्रश्न यहाँ पर उन ब्राह्मणों से है। देखिए, ब्राह्मणों से मतलब सभी से नहीं है, जब उन लोगों से है जो इस प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, है ना। क्या उनके परिवारों में किसी व्यक्ति को कोढ़ या खुजली नहीं होती है? होती है भाई, स्वाभाविक बात है, किसी व्यक्ति को हो सकती है। स्किन इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो सकता है। तो क्या वो व्यक्ति भी ये परंपरा का पालन करेगा? यकीनन नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा? इतना गंदा, इतना भद्दा रिवाज कौन पालन करना चाहेगा? लेकिन चूंकि यहाँ पर एक अंधविश्वास फैला दिया गया है तो लोग पालन कर रहे हैं। बाद में क्या होता है, बाद में जो मुद्दा है ये हाईलाइट होता है, मीडिया में जाता है, और कई जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और जो बुद्धिजीवी हैं ये एक प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि ये जातिवादी, अमानवीय जातिवादी प्रथा है, जो कि मानवीय गरिमा आर्टिकल 21 के तहत जो हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसके विरुद्ध है। इसके अलावा ये जो प्रथा है ये अस्पृश्यता का भी एक रूप मानी गई है, अनटचेबिलिटी का भी रूप मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर दलित, आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो लौट रहे हैं, लेकिन जो कोई अपर कास्ट का व्यक्ति वो नहीं लौट रहा है, इसलिए एक जातिवादी प्रथा भी है। तो ये जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 2014 में इस पर अपना हस्तक्षेप करती है और इस मद्य स्नान पर रोक लगा देती है कि भाई ये मद्य स्नान जैसी जो अमानवीय प्रथा है ये पालन नहीं की जाएगी। इसके बाद भी भाई, चूंकि प्रथा तो प्रथा है भाई, कोई प्रथा बंद होने में समय तो लगता है। भले आपको पता हो कि 1828 में सती प्रथा खत्म कर दी गई हो, लेकिन उसके बाद भी सती होते रहे भाई, उसे पूरी तरह से खत्म होने में बहुत समय लगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सती प्रथा एंड 1828-29 में एंड हो गई थी ऑफिशियली, लेकिन उसको खत्म होते होते जो है लास्ट, जो आप लोग जानते होंगे 1987 की लास्ट सती है। आज़ाद भारत में भी एक महिला सती हुई है हमारे भारत में, जयपुर के पास में, तो खत्म होते होते कई सौ साल लग गए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इसका एक ऑप्शन निकाल लिया, वहाँ के पुजारियों ने ऑप्शन निकाल लिया। मंदिर प्रशासन ने जो है मद्य स्नान को ऐड स्नान कर दिया। ऐड स्नान में क्या था? अब ये था कि यहाँ पर इसमें लोग जो है उन पत्तलों पर लौटते हैं जिन पर भगवान को भोग अर्पित किया गया है। जैसे भगवान को जो भोजन अर्पित किया जाता है, अब ब्राह्मणों की झूठी खाई हुई पत्तल नहीं रखी गई है, यानी पत्तल तो रखी गई हैं, पत्तल चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन उसका तरीका यह कर दिया है कि भैया हमने भगवान को भोग अर्पित किया है, अब आपको उन पत्तलों पर लौटना है। अब भगवान को भोग अर्पित करने का भी मतलब एक सेंस यही है भाई, आप अंदर भोग अर्पित कर रहे हो, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, कौन देखने जा रहा है, कोई देखने नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक विकल्प निकाल लिया। लेकिन बहरहाल ये केवल एक प्रथा नहीं है, यहाँ पर आपको हमने सेकंड जो एग्जाम्पल दिया, ये केवल एक प्रथा नहीं, ऐसी हजारों प्रथाएं हैं और हर क्षेत्र में व्याप्त हैं। तो आप इस चीज़ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो आज़ाद भारत में हमने ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आज़ाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग इन्हें बंद करने की मांग की जा रही है। और जिस समय देश में संविधान नहीं था, जिस समय राजशाही चलती थी, उस समय क्या हाल रहा होगा इमेजिन कीजिए। अगर उस समय यही युवक रत्नम अगर ये विरोध करता और मान लीजिए किसी राजा का शासन होता, इसके पूरे परिवार को जिंदा कटवा दिया जाता, इसके पूरे परिवार को फांसी लटकवा दिया जाता। तो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि भाई आपके साथ भेदभाव हुआ तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए थी, 2000 साल तक आप शांत क्यों रहे, तो वो आवाज़ ना उठा पाने का रीज़न यही था कि उस समय लोकतंत्र नहीं था। अब चूंकि हमारे पास लोकतंत्र है, एक लिखित संविधान है और संविधान में मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, तो हर व्यक्ति अपने विरुद्ध जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए उसके पास अधिकार है। तो अब कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उसका तर्क आपके पास ये है। और यही रीजन है जो इन समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे, ये केवल एक दो प्रथाएं नहीं, ऐसी हजारों प्रथाएं हैं। आप लोग अगर खुद से रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे हर क्षेत्र में ऐसी प्रथाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो समय के साथ साथ ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए और इन समुदायों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है उसकी पूरी पृष्ठभूमि अब जान लेते हैं कि कैसे ये बना है, कैसे कैसे इसके लिए आवाज़ उठी है। तो जैसा कि हमने प्रथा के बारे में जान लिया, एक तो रत्नम की जो समस्या थी वो भी देख ली और जो मद्य स्नान है वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, 70-80 के दशक में साउथ इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चल रही होती हैं। तो वहाँ पर जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का प्रसार होता है, दलितों में भी कुछ कुछ व्यक्ति जब पढ़ लिख जाते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता लोगों की भलाई के लिए काम करने की सोचते हैं, तो वहाँ पर वो लोग इन प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।
तो यहाँ पर कई आग्रही दलित संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाई। आग्रही मतलब आगे से पुरजोर विरोध करके इनकी आवाज़ उठाई कि भाई अब ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और इन्होंने जो अपमानजनक जातीय दायित्व हैं इनको निभाने से मना कर दिया। ये साउथ इंडिया में जो अधिकतर प्रथाएं थीं वो जाति आधारित थीं कि ये काम आप एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति ही करेगा। तो 1970 के दशक में ये जो संगठन है, ये संगठन उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जाति आधारित प्रथाएं हैं वो हम बंद करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है और हमें भी समानता मिलनी चाहिए। दलितों के विरोध की वजह से ऊंची जात के जो लोग हैं ये भी हिंसक हो गए। भाई कोई भी प्रथा जो सदियों से चली आ रही हो एकदम से अगर बंद की जाएगी तो लोगों को हजम तो नहीं होगा। भाई जैसे आज आप लोग देखते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में आपने देखा हो, कई केस आपने राजस्थान में देखे होंगे, एमपी में देखे होंगे कि भाई दूल्हा जो है, दलित दूल्हा जो घोड़ी पे चढ़कर नहीं जाएगा। भाई घोड़ी पे चढ़ने से आपको क्या आपत्ति हो जाएगी, लेकिन आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, दलित व्यक्ति पैदल ही चलना चाहिए, हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठेगा, चारपाई पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा भाई, वो भी एक इंसान है, उसको भी संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया है। लेकिन हम लोग एक जो है ना कुंठित मानसिकता से आज भी ग्रसित हैं। तो यहाँ पर वही होता है, यहाँ पर जब ये दलित व्यक्ति मना कर देते हैं कि हम इस तरह की प्रथाओं का पालन नहीं करेंगे तो सवर्ण समाज जो है वो एकदम हिंसक हो जाता है। और हिंसा होने पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों तरफ से टकराव होता है, यानी इस साइड के लोग भी मारे जाते हैं, उस साइड के लोग भी, जमकर टकराव होता है। टकराव होता है तो फिर स्टेट से सख्त कानून बनाने की मांग की जाती है। धीरे धीरे करके जब एक जगह जब कोई समान सम्मान की बात या समान अधिकार की बात स्टार्ट होती है ना, तो वो आग धीरे धीरे करके फैलती जाती है। तो वो आग जो थी अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में फैलती गई। फिर इस पर जो हमारी माननीय संसद है उसका भी ध्यान गया, फिर उसने इस पर कानून बनाया। और ये कानून जो है, ये कानून केवल एससी वर्ग के लिए नहीं है, यानी अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, यहाँ पर आदिवासी समुदायों को भी इसमें शामिल किया गया। यानी इस समय 1970-80 के दशक में अनुसूचित जाति के लोग समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय आदिवासियों ने भी अपनी जमीन और संसाधनों के हक की डिमांड की है। तो यहाँ पर इस कानून में आदिवासियों को और अनुसूचित जाति के लोगों को दोनों को शामिल किया गया है। यहाँ पे बताया भी गया है कि ये कानून है ये अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में बांटता है। सबसे पहले शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपराध, जैसे कि रत्नम के यहाँ जो परंपरा थी, भाई जो ग्राम उत्सव वाली जो परंपरा में आपको गंदे पानी से नहाने वाली परंपरा थी, पत्तलों पे लौटने वाली परंपरा है। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं इनको अगर कोई व्यक्ति फॉलो करा रहा है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही होगी। तो किसी दलित या आदिवासी को अखाद्य या गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए मजबूर करना, किसी व्यक्ति को नंगा करना, नंगा घुमाना, या चेहरे या देह पर आपने देखा हो कालिक फूंक देते हैं, कई बार सर मुड़वा देते हैं। अगर आप इस तरह का कृत्य एससी या एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये कानून लागू होगा, आपके ऊपर इस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। या फिर संसाधनों से वंचित करना या किसी से जबरन श्रम करवाना, यानी बंधुआ मजदूरी करवाना। आपने ये भी सुना भी होगा कि पुराने समय में कई जो दलित लोग थे उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर उनसे खेतों में काम करवाया जाता था। आपको इस बात का भी यकीन नहीं होगा कि मयंक सर तो आज तो दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास में रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये हम सबका दायित्व बनता है। अगर समाज में समानता लानी है तो हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मयंक सर ऐसी हवाई की बातें कर रहे हैं, आज दलितों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, या हो सकता है मयंक सर एकदम दलित परिवार से आते हैं इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं, ये आपके मन में अगर धारणा बन रही हो तो आप इतिहास को उठाकर देखें। मुंशी प्रेमचंद की जो कई कहानियाँ हैं वो इस बात की गवाही देती हैं उस समय भी जाति प्रथा जोर पर थी। सदगति के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस कहानी सदगति, उसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा किस तरह की जातिवादी मानसिकता उस समय भी थी। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जैसा जो व्यक्ति है वो ऐसी कहानी नहीं लिखेगा, मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखेगा, उसने जो समाज में देखा होगा उसी के आधार पर वो कहानी लिखी थी। तो सदगति की कहानी उसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उस समय भी जबरन श्रम या जो बंधुआ मजदूरी है वो उस तरह कराई जाती थी। तो यहाँ पर ये जो संसाधनों से वंचित करना या जबरन श्रम संबंधी जो अपराध है ये भी इसमें आते हैं। जैसे दलितों या आदिवासियों के नाम जो आवंटित जमीन है इस पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है या फिर अवैध तरीके से वहाँ पर खेती करने लगता है, या फिर एससी एसटी वर्ग की जमीन है इनको फोर्सफुली अपने नाम हस्तांतरित करवा लेता है तो इस पर एक कार्रवाई हो जाएगी। या फिर इन समुदायों को गुलाम बनाकर यानी बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाता है तो भी इन पर एक्शन लिया जाएगा। या फिर इस वर्ग की किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है, दलित या आदिवासी महिला को कोई अपमानित करता है, उस पर किसी तरह का हमला करता है या जोर जबरदस्ती करता है। जोर जबरदस्ती का मतलब
बलात्कार इत्यादि करने का प्रयास करता है या कर देता है, ऐसा जघन्य अपराध करता है, तो भी इसको इस कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो यह कानून जो है न केवल दोषियों को सजा देता है, बल्कि हमारे समाज के सोचने और काम करने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। यानी ये स्वीकार करता है कि साधारण दिखने वाले इंसान भी जघन्य कृत्य कर सकते हैं, इसलिए पीड़ितों को विशेष सुरक्षा देना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो संवैधानिक प्रावधान है वो केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे, वो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर भी लागू होने चाहिए, तभी संविधान सार्थक होगा। तो यहाँ पर ये जो कानून बनाया गया इसलिए बनाया गया है ताकि जो अमानवीय काम लोग करते हैं लोग, तो वो काम ना कर पाएँ। आप लोग आज भी देखते होंगे ये SC ST एट्रोसिटी एक्ट लागू है, उसके बाद भी लोगों के मन में भय नहीं है। आपने MP में बहुत सारे केस देखे होंगे जहाँ पर ज़बरदस्ती दलित व्यक्ति से किसी से पेशाब पीने के लिए फोर्स किया गया कि आपको अपनी पेशाब पीनी है, थूक चाटना है। ये सब होता है, आप अखबार में पढ़ते होंगे, देखते होंगे। यानी ये कुछ नया नहीं है, आप सब लोग देखते हैं। लेकिन चूंकि आपके अंदर का एक होता है ना ईगो, आप मानने को तैयार नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। यही रीजन है कि इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जब हम आज़ादी के बाद, जब एक संविधान है, कानून है, उसके बाद भी हम खौफ नहीं खा रहे हैं, हम लोग आज भी इन्हें इनका शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आज से 1000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। तब तो कोई संविधान भी नहीं था, कोई लिखित कानून भी नहीं थे इनके लिए, यानी एक तरफा कानून होते थे। तब तो इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा वाली रही होगी, इसलिए इन्हें आरक्षण दिया गया। देखिए, जो 1989 का जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है, इसका आदिवासियों के लिए क्या महत्व है। एक तो ज़मीन की बहाली हो गई, यानी जो SC ST एक्ट के तहत जो इनकी पारंपरिक ज़मीन थी, इस पर ये दोबारा कब्जा पाने के लिए समर्थ हो पाए। उन्होंने यही कानून का सहारा लिया और इन्हें जो इनकी पैतृक ज़मीनें थी वो वापस मिल पाई। संवैधानिक गारंटी, इस संविधान की जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, ये विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनकी ज़मीन की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं और 6ठी सूची में स्पष्ट ये कहा गया है कि आदिवासियों की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान बचाने के लिए उनकी ज़मीन जो है किसी बाहरी यानी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। ये बात वहाँ पर बोली गई है। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं। अपवाद ये हैं कि सरकार या राज्य अगर कोई प्रयोजन के लिए ज़मीन ले रही है तो वो अलग बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हर चीज़ में अपवाद लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर सजा का प्रावधान भी है। आदिवासियों की ज़मीन पर जबरन कब्जा करने वालों के लिए तो वहाँ पर भी यही कानून लागू होगा और इसी कानून के तहत उन्हें सख्त सजा भी दी जाएगी। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं C.K. जानू, जो कि आदिवासी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने लंबे समय तक आदिवासी व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ी है। इन्होंने सरकार की जो रवैया है, सरकार की जो भूमिका है, इस पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना यह है कि भले एक कानून बन गया हो, संविधान ने जो अधिकार दे दिए हों, लेकिन राज्य सरकारें जब भी ज़मीन का अधिग्रहण करती हैं तो इन सब कानूनों को, अधिकारों को साइड में रख देती हैं। और ये बात हकीकत भी है। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ संविधान में जो कुछ कहा गया है, कानून में जो कुछ दिया गया है, उसके बावजूद भी जो सरकारें आती हैं वो अपनी मनमानी चलाती हैं। जैसे सरकार द्वारा उल्लंघन, तो कई राज्यों की सरकारें खुद आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करती हैं। जैसे सरकार क्या करती है, जो भी वन क्षेत्र वगैरह हैं उनको किसी व्यापारी को सौंप देती हैं। सरकारें लकड़ी व्यापारियों और पेपर मिलों को आदिवासी ज़मीनों का दोहन करने की छूट देती हैं। तो ऐसे में इनके जो पैतृक आवास होते हैं, इनकी ज़मीनें होती हैं, वो छिन जाती हैं। कई बार संरक्षण के नाम पे बेदखली होती है। ऐसे मान लीजिए कोई क्षेत्र में आरक्षित घोषित करना, रिजर्व घोषित करना है, यानी कोई राष्ट्रीय पार्क बनाना है, वन्यजीव अभयारण्य बनाना है, तब इनकी जो ज़मीनें होती हैं वो छीन ली जाती हैं। दोहरा मापदंड का मतलब क्या है कि इनके क्षेत्रों में जो उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योगों को लगाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन चूंकि इन्हें इनके आवासों से जब वंचित किया जाता है किसी सरकारी परियोजना के माध्यम से या अतिक्रमण करके, तो इनके विस्थापन के लिए सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है। ये भी एक समस्या है। तो सरकार उद्योगों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के मामले में ये मामूली खर्च करने में भी हिचकिचाती है। तो C.K. जानू ने ये बातें रखी हैं कि भले संविधान हो, कानून हो, लेकिन सरकारें जो है यहाँ पर मनमानी चलाती हैं। अब यहाँ पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत के आदिवासी समाज के लोग हैं वो सदियों से जंगलों में या वनों में रहते आ रहे हैं। और जब भारत में पहली बार औपनिवेशिक काल में जब वन कानून बने, तो वन कानूनों के बनने से उन्हें उनके पारंपरिक निवास से वंचित कर दिया गया।
जिससे कि उनका जो निवास का संकट है या आजीविका का जो संकट है ये क्रिएट हुआ। आज़ादी के बाद इन्हें भारत सरकार से उम्मीद थी, लेकिन भारत सरकार ने भी इनके साथ न्याय नहीं किया कि भारत सरकार ने भी संसाधनों की होड़ में इन्हें इनके निवास क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो ये लोग जो हैं सदियों से जंगलों में, वनों में रहते आ रहे थे, वन ही इनकी आजीविका का स्रोत थे। तो इन लोगों ने जो है समय के साथ साथ अपने इन अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई। हालांकि सरकार ने भी जब देखा कि भाई इनके जो अधिकार हैं वो वाकई में इनसे छिन गए हैं, तो सरकार जो है 2006 में एक अधिनियम लेकर आई है, और इस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। देखिए, इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जो है जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए जो ऐतिहासिक अन्याय है उसको दूर करने के लिए पारित किया गया है। ये सरकार ने जो ये अधिनियम लेकर आई है, ये कानून जो लेकर आई है, इसलिए लेकर आई है कि जो वन्य समुदाय थे यानी जो आदिवासी समुदाय थे उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वनों पर, वो अधिकार न मिलने की वजह से ये कानून लेकर आए हैं ताकि उन्हें अब ये अधिकार मिले। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। यानी ऐसे जो वन समुदाय जो हैं यानी आदिवासी जो लोग हैं, इनके घर के आसपास की जो ज़मीन है या खेती या चराइयों की जो ज़मीन है या जो गैर लकड़ी वन उत्पाद हैं, इन जंगलों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, इसमें कि शहद वगैरह है या तेंदुपत्ता वगैरह है या जंगलों से मिलने वाली तमाम जड़ी बूटियाँ हैं, तो ये गैर लकड़ी वन उत्पादों में आ जाती हैं। गैर लकड़ी का मतलब क्या है, इनके लिए कोई पेड़ काटना नहीं पड़ता है कि जंगलों के जो भी बाई प्रोडक्ट हैं जैसे फल वगैरह जो मिलते हैं तो उन पर इनका अधिकार है। ये इस कानून में इन्हें ये मान्यता दी गई है कि आप जंगलों से ये सब चीज़ें ला सकते हैं, यानी आप पेड़ नहीं काटेंगे। भाई गैर लकड़ी वन उत्पादों का मतलब ये है कि पेड़ नहीं काटने हैं, जो पेड़ों से मिलने वाले उत्पाद हैं उनको कलेक्ट करके ला सकते हैं। उनके लिए ये अधिकार यहाँ पर इन्हें ये दिया गया है। इस कानून में ये भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि सदियों से ये समुदाय जंगलों में रहते आए हैं और इन समुदायों ने कभी भी जंगलों का हद से ज़्यादा दोहन नहीं किया। भाई जितना इन्होंने दोहन किया उतना इन्होंने पूर्ति भी की, यानी सबसे ज़्यादा जंगलों के विस्तार में इन आदिवासी समाजों का योगदान रहा है, रख रखाव में आदिवासी समाजों का योगदान रहा है। तो यहाँ पर इस कानून में भी ये बात स्पष्ट की गई है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण में वनवासियों के अधिकारों में आता है, यानी कि इन्हें केवल यहाँ के जो उत्पाद हैं वही नहीं निकालने हैं, बल्कि यहाँ पर इन्हें जैव विविधता का संरक्षण भी करना है, ये भी इनके अधिकार में शामिल है। इसके बाद हम लोग भारत में एक ऐसी प्रथा के बारे में जानेंगे जो घोर अमानवीय और घोर जातिवादी प्रथा का उदाहरण है, और ये है हाथ से मैला उठाने का कलंक। अब आप लोगों के मन में आएगा, जो अब आज की जनरेशन है 2005 के बाद पैदा हुए जो बच्चे हैं शायद उन्होंने ये नहीं देखा हो, लेकिन हम लोगों ने देखा है। जो 30+ लोग हैं उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा। देखिए, आज तो आपके घरों में जो लैट्रिन होती हैं, जो शौचालय जो होते हैं, उन शौचालयों में आप लोग क्या करते हैं, जब भी मलमूत्र त्याग करते हैं तो फ्लश कर देते हैं। तो आपके घर में जो शौचालय का जो टैंक बना होता है वहाँ पर वो चीज़ जाके स्टोर हो जाती है। ये तरीका है। पहले क्या था, पहले ड्राई लैट्रिन होती थी, यानी कुछ कुछ घरों में लैट्रिन होती थी। वैसे अधिकांश लोग तो खेतों वगैरह में जाते थे, लेकिन जो थोड़े बहुत समृद्ध लोग थे या थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित लोग थे तो उनके घरों में लैट्रिन होती थी। लेकिन उनकी लैट्रिनें जो है आज की लैट्रिन जैसी नहीं होती थी। जैसे आप आज के समय में लैट्रिन होती हैं कि आप गए, आप टॉयलेट करके आए या आपने मल त्याग किया, लैट्रिन करके आए, फ्लश कर दिया, वो गायब हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ड्राई लैट्रिन होती थी। ड्राई लैट्रिन का मतलब ये है कि यानी वहाँ पर जो संरचना होती तो ऐसी थी, लेकिन वहाँ पे जैसे आज जो मॉडर्न सीटें हैं, मॉडर्न टॉयलेट सीट जो देखते हैं, उस तरह की मॉडर्न टॉयलेट सीट नहीं होती थी। वहाँ पर इसी तरह का खांचा बना दिया जाता था या बीच में गैप होता था। तो अगर किसी व्यक्ति को शौच करना है या लैट्रिन करनी है तो लैट्रिन कर सकता है। यहाँ पर क्या था, इसे बहाना नहीं होता था, यानी इस पर पानी वगैरह नहीं डालना था, इस पर लोग मिट्टी या राख डाल देते थे। ऐसे करके घर की जो महिलाएं होती थीं वो यहीं पर अपना काम चला लेती थीं। फिर ये जो यहाँ पर जो मल है, ये मल इकट्ठा होता रहता था। फिर एक महिला जो है जिसको ये काम सौंपा जाता था, महीने में उसको कुछ जो है अनाज वगैरह दे देते थे या फिर कुछ रुपए दे देते थे। उसका काम ये था कि डेली वो आए, जैसे जो लोगों का निवृत्त होने का समय है, अमूमन गांव में वही 6, 7, 8 बजे तक लोग निवृत्त हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो उस टाइम के बाद वो महिला आती थी और घर घर जाकर ये जो ड्राई लैट्रिन है यहाँ से लैट्रिन को कलेक्ट करती थी।
इस तरह की टोकरी में भर के ले जाती थी और फिर गांव के बाहर जहाँ भी कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पर वो फेंकती थी। तो ये जो काम ये जो महिला करती थी, ये महिला दलित जाति से बिलोंग करने वाली महिला थी, ये काम दलित जाति की महिला करती थी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना घृणित कृत्य है ये, लेकिन एक वर्ग की महिलाओं ने ये काम किया है और इससे आप झुटला भी नहीं सकते हैं। तो लोग जो हैं झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे सूखे शौचालयों से पशुओं और इंसानों के मलमूत्र को उठाकर दूर फेंक कर आते हैं। और ये जो अमानवीय कार्य है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का यही है कि हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा में आप अपना पेशा चेंज नहीं कर सकते हैं। आपकी जाति का जो पेशा है वही पेशा आपको अडॉप्ट करना होता है। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ समस्या ये रही, क्योंकि ये इन्हें हमारे समाज ने अछूत माना, दलितों में भी सबसे निचले स्तर पर माना इन्हें। तो इन्हें जो इनके इससे निकलने का इन्हें मौका नहीं मिल पाया, इनके पास अवसर ही नहीं मिल पाए। तो ये अमानवीय कार्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और इसमें मुख्य रूप से दलित समुदाय की जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं वो शामिल हैं। चूँकि इनकी महिलाएं या लड़कियां लंबे समय तक गंदगी के संपर्क में रहती हैं और ऐसा है नहीं कि भाई ग्लव्स वगैरह पहन लें, मास्क वगैरह लगा लें, ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको भाई ऐसे नंगे हाथों से काम करना है, देख पा रहे होंगे आप, डेली का काम है। झाड़ू से या एक खुरपी टाइप होती है उससे बटोर कर इस डलिया में भर के ले जाना है और फेंक कर आना है। तो लगातार गंदगी के संपर्क में रहने की वजह से इनकी आंखों में, स्किन में या इनकी जो श्वसन तंत्र है या पाचन तंत्र है, इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से इनकी जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक अमानवीय प्रथा रही और ये हमारे भारत में रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे समाज में हमारे संविधान ने जो अनटचेबिलिटी है उसका उन्मूलन कर दिया है। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि भारत से अनटचेबिलिटी को उन्मूलित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन करता है तो वो दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी ये भी प्रथा चल रही थी। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं कि भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता की प्रथा है इसको खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। भाई आप इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति अगर मल उठा रहा है तो आप लोग उसे अपने बगल में तो बैठाएंगे नहीं, उसे सम्मान तो देंगे नहीं, उसके साथ छुआछूत मानेंगे। आपको ये लगेगा भाई मल उठा रहा है, बहुत गंदा काम कर रहा है, बहुत घटिया काम है। अब आप ये नहीं सोचते हैं कि आप निकला तो आपके भीतर से ही है, ये मल तो आपके भीतर से ही निकला है, कि बाहर से तो आया नहीं है। लेकिन आप यही सोचते हैं अरे बहुत गंदा काम, बहुत घटिया काम कर रहा है, तो आप उसका जो सम्मान है, जो सामाजिक दर्जा जो मिलना चाहिए वो आप कुछ देंगे नहीं, उसको बिल्कुल घृणित नज़र से देखेंगे, बहुत गढ़ाकी नज़र से देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जातियाँ नहीं जिन्होंने ये काम किया है। जैसे गुजरात में इस जाति को भंगी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के पाखी, तमिलनाडु के सिक्कलयार, या फिर आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में चूहड़, मेहतर, है ना, कहीं कहीं पर वाल्मीकि सरनेम भी लगाते हैं। तो उन लोगों का जो पारंपरिक पेशा रहा था वो यही पेशा रहा था। आप लोगों को एक चीज़ और याद होगी कि महात्मा गांधी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल किया था। भाई हरिजन शब्द जो महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था वो इन्हीं लोगों के लिए किया था, और इस हरिजन शब्द को लेकर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो बहुत नाराज थे। उनका कहना ये था कि आप नाम बदल दे रहे हैं, नाम बदलने से इनका जो सामाजिक दर्जा है या सम्मान है वो नहीं मिलने वाला। इनके साथ जो सदियों से अमानवीयता हो रही है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दलित शब्द ही काफ़ी है, आप इन्हें टाइटल मत दीजिए। लेकिन अब एक नया टाइटल इन्हें दे दिया गया, हरिजन। हरिजन का मतलब महात्मा गांधी ने एक्सप्लेन भी किया था, हरिजन का मतलब भगवान के जन। तो उनसे ये पूछा जाए, भाई अगर आज महात्मा गांधी होते तो उनसे सवाल किया जाता कि भगवान के जन तो हम सब भी हैं, तो हम सबको भी करना चाहिए, फिर एक जाति का व्यक्ति ही क्यों कर रहा है? तो शायद महात्मा गांधी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो उस समय भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की और महात्मा गांधी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर नोकझोंक थी। यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि आपने एक ये नया टाइटल देकर इनके साथ जो सदियों से अमानवीयता हो रही है उसको हाइड कर दिया। और ये हकीकत है, भाई हरिजन नाम देने से उनके साथ जो अमानवीयता हुई है बदल नहीं जाएगी। भाई हरिजन का नाम, हरिजन का मतलब भगवान के जन, भगवान के जन तो हम सब हैं, तो हम सब क्यों नहीं करते हैं? तो इस तरह से महात्मा गांधी से डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। तो इन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी, तमिलनाडु के सिक्कलयार, कहीं पर वाल्मीकि, मेहतर, ये इन्हें पुकारा जाता है। आमतौर पर चूँकि ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो इन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में, टोले, नगला आप जानते होंगे, जो मुख्य बस्ती होती है उससे कटकर जो सेटलमेंट बनाया जाता है, खास करके ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जिन्हें समाज में
मुख्य दर्जा नहीं मिलता है, जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, उन्हें बिल्कुल गांव से बाहर बसाया जाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं बिल्कुल बाहर, इनकी अलग बस्तियां होती हैं, दूर दराज में बस्तियां होती हैं, इन्हें अलग रहना पड़ता है। इन्हें जो है मंदिर, सार्वजनिक जो जल सुविधाएं हैं, इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है आज भी। यानी हमारे यहाँ संविधान लागू होने के बाद, कानून बनने के बाद भी आज भी कई गांव में स्थिति है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर इस समुदाय से बिलोंग कर रहा है तो वो सरकारी हैंडपंप नहीं छू सकता है, किसी घर में कोई हैंडपंप या कोई चीज़ छू नहीं सकता है, किसी घर में नहीं जा सकता है, ये आज भी है। फिर बाद में जैसे जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इस समाज के कई लोग जो बाद में उन्होंने आवाज़ उठाई, तो आवाज़ जब उठाई है तो 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरल प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित कर दिया। यानी सरकार ने अब एक कानून बनाया है, इस कानून के तहत ये सूखी वाली जो लैट्रिन है ये बनाना प्रतिबंधित है। यानी अब कोई ड्राई लैट्रिन नहीं बना सकता है। आपको अगर लैट्रिन बनानी है तो प्रॉपर जो पक्की लैट्रिन है जिसमें टैंक होता है, टैंक में मल स्टोर होता है, वो बनानी है। ड्राई लैट्रिन नहीं बनाएंगे। और ना ही किसी व्यक्ति को आप अपने घर में ड्राई लैट्रिन उठाने के काम पर आप रख भी नहीं सकते हैं। ये कानून 1993 का बनाया गया। इस कानून में ये बात कही गई कि यह कानून जो है सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जो सदियों से ये काम करता आ रहा हो, अब उस समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। कई लोग जो कहते हैं ना कि आप पहले क्या कर रहे हैं, आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो पहले आवाज़ ना उठाने का रीज़न भी यही था कि पहले अवसर ही नहीं थे। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भंगी जाति या पाखी जाति से बिलोंग कर रहा है और पूरे गांव में ये पता है कि इस जाति का व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति जो है काम मांगने जाता है तो लोग कह देते हैं भाई आपकी जाति तो ये है, हम आपको अपने काम पे नहीं रखेंगे, आप तो अछूत हो। अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उसको अपना पेट पालना ही पालना है, काम चलाना ही चलाना है, तो मजबूरी वो काम ये करेगा, वो ये पेशा अपनाएगा। तो हम लोग जो आज पर बड़ा जनरल वे में कह देते हैं आप पहले आपने संघर्ष क्यों नहीं किया, ये कहना गलत है। और यही सब रीजन है कि जिसकी वजह से इन लोगों को आरक्षण दिया गया। आपने शायद एक लेखक का नाम सुना होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कभी अगर आपको दलित साहित्य के बारे में पढ़ना हो, कभी इस समाज के बारे में पढ़ना हो कि इस समाज ने क्या क्या झेला है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है ठाकुर का कुआं, वो आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे समाज की हकीकत है और इन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनमें सुधार भी करना पड़ेगा। यानी हम लोगों को आगे बढ़कर आना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों में सुधार होगा। तो यहाँ पर ये कानून 1993 में आ गया। अब कानून आने के बाद भी ये जो प्रोसेस थी या ये जो प्रक्रिया थी ये बंद नहीं हुई, यानी ड्राई लैट्रिन फिर भी जारी रही। जैसे हमारा जन्म ही 1990 के बाद का है, तो मैंने 2002-2003 तक ये सब चीज़ें देखी कि महिलाएं जो हैं अपनी टोकरी में लैट्रिन उठा के ले जा रही हैं। यानी उसके 1993 में भले सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद 2003 में फिर से सफाई कर्मचारियों का संगठन है आंध्र प्रदेश का, ये फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसके साथ 13 अन्य संगठन हैं जिनमें 7 मिला ढूंढने वाले व्यक्ति हैं, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और यहाँ पर एक PIL दायर करते हैं। यहाँ पर PIL दायर करने वालों का कहना ये था कि जो कानून 1993 का सरकार ने बनाया है वो कानून इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं। आज भी ड्राई लैट्रिन बंद नहीं है, आज भी लोग लैट्रिन उठाने के लिए लोगों को काम पर रख रहे हैं, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मान लीजिए हम मना भी कर दें तो रेलवे में, उस समय रेलवे में लोग जो लोग कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी या इसी वर्ग से, इसी कोटे से यही काम के लिए रखे गए, सफाई कर्मचारी तौर पर रखे गए थे। तो आपको भी याद होगा कि पुराने ज़माने में जो रेलवे की टॉयलेट्स होती थी वो आज की जैसे नहीं होती थी, बायो टॉयलेट नहीं होती थी। पहले क्या होता था, बीच में एक छेद होता था, आप कोई लैट्रिन करते थे या पेशाब करते थे सीधी पटरी पर जाके करती थी। आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले की जो ट्रेनें थी, ट्रेनों की बोगियों में यही था सिस्टम। तो उनका कहना ये था कि आपने ये तो कह दिया 1993 में कि हमने ये चीज़ें बंद कर दी हैं, लेकिन रेलवे में तो आज भी चल रही हैं। अब हम रेलवे वालों से क्या कहें भाई, बात उनकी जायज़ है। एक तरफ कानून बन चुका है और दूसरी तरफ रेलवे में वो जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो इन लोगों ने ये सब चीज़ें याचिका दायर की। तो याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में ये बड़े पैमाने पर प्रचलित भी है। और उस समय याचिका के अनुसार ये संगठन ने ये पूरा आंकड़ा दिया है कि लगभग 1 लाख लोग यही काम कर रहे थे। और ये लोग जो हैं लगभग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते थे। डेली घर घर जाकर लैट्रिन कलेक्ट करते थे और फिर उसको टोकरी में भरकर फेंक कर आते थे। ये इस याचिका में ये बात कही गई थी। न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गौर किया, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने,
और न्यायालय ने ये पाया कि 1993 के कानून के बावजूद भी ये जो प्रथा है ये ख़त्म नहीं हुई है। फिर न्यायालय ने केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिया है कि 6 महीने के भीतर आप जांच करें और जहां भी ये प्रथा जारी है इस प्रथा को पूरी तरह से बंद करवाएं। यानी केंद्र सरकार के अधीन आता है रेलवे, इंडियन रेलवे आता है, तो ये भी कहा कि भाई इंडियन रेलवे में ये अगर प्रथा है तो आप इंडियन रेलवे में कुछ ऐसा विकल्प ढूंढें कि ये प्रथा खत्म हो जाए। तो उसी के बाद फिर धीरे धीरे करके ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। आप आज जो टॉयलेट देखते हैं वहाँ पर अब आपकी जो मलमूत्र है वो पटरी पर नहीं गिरता है, बल्कि उसमें स्टोर हो जाता है, बाद में वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब वो ये नहीं है कि पटरी पर लैट्रिन कर रही है। पहले क्या था कि स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, लोग लैट्रिन जा रहे हैं, पटरी पर लैट्रिन कर रही है, तो इन्हें पटरी से लैट्रिन उठानी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यही बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यहाँ पर सफाई कर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध योजना बनाएं। तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। अब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नया कानून बनने में 10 साल लग गए। तो बाद में इस दिशा में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 ये लागू किया गया है। और ये अधिनियम जो है 6 दिसंबर 2013 में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य है इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध और प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना। पुनर्वास का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सरकारी जॉब में है, सरकारी जॉब में पहले इसी काम के लिए जो व्यक्ति रखे गए थे, अब उन्हें किसी और काम में सरकार मतलब जॉब में ही रहते हुए कोई और काम उन्हें सौंप दिया जाए। तो ये यहाँ पर कानून 2013 में बनाया गया है। तो अब जो है भारत में लगभग ये चीज़ खत्म हो गई है। और अब आप लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सुलभ शौचालय वाली स्कीम लॉन्च की है, उसके तहत घर घर शौचालय बनाए गए, पक्के शौचालय बनाए गए हैं। तो अब तो और भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अगर आज की डेट में कहीं ये जारी है प्रथा तो इसको बंद होना चाहिए। और आपका भी ये फर्ज बनता है ऐसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय बनाएं, ऐसे सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं इनको रोकने का प्रयास करें। देखिए, जब मैंने मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इस प्रथा के बारे में मैं पहली बार जब मैं समझदार हो गया, जब मैं अपने गाँव मेरे पापा मुझे गाँव लेके जाते थे, तो मैं वहाँ दिखता था कि गाँव में जो लैट्रिन है वो हमारे घर की लैट्रिन से अलग है। तो हम अपने गाँव में पूछते भी थे बाबा दादी से कि ये क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसी सीट होती नहीं है, आपके यहाँ तो पानी नहीं डालते, आपके यहाँ राख डाल के काम चलता है। तो वहाँ मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब समझदार हुए तो समझ में आया कि ये बहुत गंदी प्रथा थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मल उठाने वाली प्रथा के बारे में भी जान लिया, इसमें लगे हुए जो व्यक्ति हैं, दलित व्यक्ति, उनके बारे में भी जान लिया। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो कि दलित समाज से आते हैं और उन्होंने समानता की बात की है। तो ये हैं एक 14वीं शताब्दी की कवियत्री हैं या संत हैं, संत सोयराबाई। ये महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री हैं और प्रसिद्ध संत चोखा मेला की पत्नी थी। ये जो है महार जाति से थी, यानी ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की जाति से थी, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। और इन्होंने इस विचार को चुनौती दी है कि कुछ शरीर शुद्ध होते हैं और कुछ अछूत होते हैं। यानी जो समाज में छुआछूत है कि अपर कास्ट के लोग जो हैं शुद्ध हैं, निचली कास्ट के लोग जो हैं अशुद्ध हैं। निचली कास्ट के व्यक्ति की अगर परछाई भी पड़ जाए तो आप दूषित हो जाएंगे, अगर आपका स्पर्श हो जाए तो आप दूषित हो जाएंगे। तो उन्होंने इस बात को चुनौती दी है। इन्होंने भी गौतम बुद्ध वाला तर्क दिया है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म जो है एक ही तरीके से होता है, यानी हम सबके पैदा होने की प्रोसेस भी सेम है, तो फिर आप महान कैसे हो गए। यानी इसलिए जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति कम या ज़्यादा शुद्ध नहीं हो सकता है। इन्होंने ये बात कही है। तो ये 14वीं शताब्दी की संत हैं और कवित्री भी हैं। संत कबीर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। संत कबीर पेशे से मतलब एक जुलाहा परिवार में इनका लालन पालन हुआ था, पेशे से बुनकर थे ये, और ये भक्ति परंपरा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इनकी जो कविताएं हैं ईश्वर के प्रति प्रेम पर केंद्रित थी। कबीर ने जो है जो भी रस्में हैं, कर्मकांड हैं, उस समय के जो पंडित पुजारी थे उनके द्वारा जो भी अनुष्ठान होते थे, तो उन सब के वर्चस्व को उन्होंने सिरे से निकाला है। कबीर ने उन ताकतवर लोगों पर कड़ा प्रहार किया है जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटते थे। कबीर जो है समानता की बात करते हैं, यानी इन्होंने सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास रखा है कि सभी मनुष्य समान होते हैं। कबीर के अनुसार हर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति खुद के प्रयासों से प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपने सुनी भी होंगी कबीर की पंक्तियाँ, पाथर पूजे हरि मिलें तो मैं पूजू पहाड़, तास है तो घर की चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो कबीर ने प्रैक्टिकल बातें की हैं कि भाई पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ को पूजूं, उससे बढ़िया तो घर की चक्की है, इसको पीसने से पूरा संसार अनाज खा रहा है, खाना खा रहा है। तो कबीर प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कबीर मतलब किसी और के पीछे भागने की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर का मतलब ये कि आप खुद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खुद से आपको अपनी मुक्ति मिल जाएगी, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी के बताए हुए अंधविश्वासी रास्ते को फॉलो नहीं करना है। कबीर ने साधारण काम करने वालों जैसे कि कुम्हार, बुनकर, पानी भरने वाली महिला,
इनके श्रम को सम्मान दिया है और इनके लिए श्रम ही ब्रह्मांड को समझने का आधार है। कबीर मानते हैं कि श्रम ही ब्रह्मांड को समझने का आधार है, कि आप श्रम से ही महानता प्राप्त करते हैं, ये कबीर मानते हैं। आज भी यूपी, राजस्थान या भारत के विभिन्न राज्यों के जो दलित या हाशियाई समुदाय के लोग हैं, ये कबीर के पदों को या कबीर की जो जीवन शैली है उसको फॉलो करते हैं और इन्हें बड़े गर्व से गाते हैं। तो हमने आज ऐसे करके हाशियाई जो व्यवस्था है उससे निपटने के लिए क्या क्या प्रावधान है वो हमने जान लिए हैं। और आज के अध्याय से आपके मन में जो बहुत सारी बातें हैं वो क्लियर भी हुई होंगी। अगर आप सवर्ण व्यक्ति हैं और इस तरह का एक दुर्व्यवहार आपके मन में आता है कि आरक्षण क्यों है, क्यों रखा गया, हम सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर आप इसके पृष्ठभूमि में जाएं, इतिहास में जाएं, तो आप ये पाएंगे कि इसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ियों के कुछ बुजुर्ग लोग ही रहे जिन्होंने ये प्रथा कायम रखी। अगर वो अतीत में ऐसा ना करते तो शायद भविष्य में ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होता, ये लोग भी आज बराबर के हकदार होते। लेकिन अतीत में चूंकि उन्होंने ये किया है तो उसकी भरपाई करने में समय तो लगेगा। तो फिलहाल आरक्षण तब तक रहेगा जब तक ये समाज समान ना हो जाए। इसलिए अपने मन में अगर जो भी आपको निगेटिविटी आ रही हो उसे निकाल दें, मेरा मानना यही है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्याय को पढ़कर आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।